नमस्कार दोस्तों। तो ईरान के अंदर समस्या एक नहीं अनेक हैं। एक तरफ जो है पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो है वो ईरान के खिलाफ लॉन्च कर दिया है। सैंक्शंस पूरी तरीके से ईरान के ऊपर लग गए हैं। इकोनॉमी बहुत ख़राब स्थिति में है इस समय पर ईरान की, और बहुत सारी मुसीबतें हैं। इसी सारी मुसीबतों में एक बड़ी मुसीबत ईरान के लिए हो गई है, जहां पर मसूद पेशकियान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहां तक सजेस्ट किया कि भाई हो सकता है कि आने वाले समय में ईरान को अपनी कैपिटल मूव करनी पड़े। ईरान को अपनी कैपिटल से तेहरान से चेंज करके कहीं साउथ साइड में कहीं पर कोई और कैपिटल बनानी पड़ जाए। अब ईरान के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में वाटर क्राइसिस से हुआ है, और ये अचानक से नहीं आ गया। ये वाटर क्राइसिस एकदम से अभी जो एकदम इनके सर पर आकर के नहीं टूट पड़ा है। पिछले कई डिकेड से ईरान के अंदर वाटर की बड़ी ज़बरदस्त समस्या चल रही थी। इवन पर्शियन गल्फ के शोर पर हैं, फिर भी जो है कि वाटर की क्राइसिस जो है वो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा, ऑल्दो मतलब फ्रेश वाटर क्राइसिस है ये। तो फ्रेश वाटर क्राइसिस ईरान के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब एकदम जकड़ चुका है ईरान को, और अब ये सिचुएशन इतनी डायर हो चुकी है कि मसूद पेशकियान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि हमारी कैपिटल जो है वो शायद सस्टेन ही ना कर पाए। लगभग 6 साढ़े 6 7 लाख लोग जो हैं वो इस समय पानी की कमी से जूझ रहे हैं, और लगातार जो है लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ होते जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है ईरान के मिसमैनेजमेंट की वजह से। इतने सालों में ईरान ने इतना मिसमैनेजमेंट किया, पानी का क्रॉपिंग पैटर्न नहीं चेंज किया, पानी की जो इरिगेशन टेक्निक्स थी उनको चेंज नहीं किया, कि आज वो इस समस्या में फंस चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट ने कहा कि लगभग 40% से ड्रॉप हुआ है रेनफॉल, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ईरान आज बहुत भयंकर एक समस्या, एक बहुत भयंकर त्रासदी में जूझ रहा है। डिटेल में पूरा समझते हैं कि ईरान इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा कैसे, बाकी की कंट्रीज़ कैसे निकल गई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ये मिसमैनेजमेंट कैसे हो पाया उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि हमारा 3 दिन का ऑफर जो है वो अभी भी चल रहा है। दशहरा के उपलक्ष्य में और यूपीएससी को 100 साल के होने के उपलक्ष्य में आपको 1, 2 और 3 तारीख तक पूरा यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया, जहां पर मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे एकदम। 3 दिन जो 3 अक्टूबर तक का ये पूरा आपका पूरा ये प्लान था, इसमें आप फ्री में लेक्चर्स देख सकते हो, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, और मतलब अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको 3 दिन पढ़ा रहे होंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, जहाँ से आपको एक क्वालिटी चेक कर सकते हो। अगर आपको यूपीएससी सीएससी का कोर्स लेना है, प्रिपरेशन करनी है, तो आप उससे एक अच्छा यहाँ से डिसीजन बना सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं 2028 में, 2029 में, 2030 में, और आपके पास मतलब लंबा समय है, तो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अनअकैडमी ने अपना एक चैनल बनाया, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, और इस चैनल को आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगा आपको ये चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपका पूरा यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा दिया जाएगा, एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं और गिंजल सर ऑलरेडी पॉलिटी और हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, बाकी भी आप सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर सकते हो। तो ज़रूर से आप इस चैनल को ज्वाइन करिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो मसूद पेशकियान ने बहुत परेशान होकर के, मसूद पेशकियान की ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे कम से कम 10 स्टेटमेंट वो पहले भी दे चुके हैं। एक तो उन्होंने 2 महीने पहले ही बोला था कि उनकी बात जो है वो ईरान के अंदर कम सुनी जाती है, और ये बात तो बिल्कुल ओपन ट्रुथ है कि मतलब अयतुल्ला अली खमीनी के सामने मतलब मसूद पेशकियान की बात क्या ही सुनी जाएगी, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा, मसूद पेशकियान ने फाइनली परेशान होकर के कहा कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा है। पहले हमारे पास एक चॉइस था कि हम तेहरान को कैपिटल अपना पहले शिफ्ट कर सकते थे, अपनी हरकतों को सुधार सकते थे, तो हम इतने बड़े वाटर क्राइसिस में नहीं फंसते। लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा है, अब तो हमें अपनी कैपिटल को तेहरान से शिफ्ट करना पड़ेगा ईरान के किसी साउथ साइड के एरिया में, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये वाटर क्राइसिस हो चुका है। कई सारी प्रॉब्लम्स है। वाटर क्राइसिस बढ़ने का एक और कारण ये भी है कि पॉपुलेशन, अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तेहरान के अंदर, या तेहरान के आसपास के रीजन में पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ईरान के अंदर बढ़ी है कि उसका बैलेंस जो है वाटर सप्लाई के साथ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वाटर सप्लाई बिल्कुल मीगर है, और अभी जैसा कि आपने डेटा देखा कि 40% कम रेनफॉल होने के कारण से और ज़्यादा ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। मसूद पेशकियान ने इसका सीधा सा सुझाव यही दिया कि अब हमें अपनी कैपिटल को तेहरान से शिफ्ट करके कहीं और साउथ साइड में ले जाना पड़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को थोड़ा देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और तब जा करके उसका वाटर से बैलेंस जो है वो ठीक हो पाएगा। ऑल्दो ये पूरे ठीक होने में भी हो सकता है 50-60 साल लग जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, और ये कई डिकेड्स की प्रॉब्लम है जो आज अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुकी है, और अब इसको फेस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने अभी पिछले साल अयतुल्ला अली खमीनी को, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको ये ऑप्शन दिया था
कि भाई अभी भी वक्त है, अभी हमारे पास चॉइस है कि आप तेहरान से कैपिटल को अपनी मूव करिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, इरिगेशन सिस्टम्स को बेटर करिए। अगर आपने इन मूलभूत सुविधाओं, इन मूलभूत चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया, आपने क्रॉपिंग पैटर्न को नहीं ठीक किया, इरिगेशन की सुविधाओं को नहीं ठीक किया, तो हो सकता है हमारी कंट्री बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए, और वो उतनी ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं इस टाइम पर। तो मसूद पेशकियान ने कहा कि मैंने अयतुल्लाह अली खुमैनी को लास्ट ईयर भी यही सजेस्ट किया था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि मुझे बहुत डांटा फटकारा गया, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया मेरे इस आइडिया को कि भाई क्या ही बोल रहा है तू, ईरान से कैसे, हमारी तो साख है ईरान, हमारी नाक है ईरान, मतलब तेहरान हमारी नाक है, वहाँ से हम सब कुछ रन करते हैं, हम कैसे इसको शिफ्ट कर दें। तो ये सब इन्होंने सुना नहीं, और अब पहले हमारे पास तो चॉइस भी था कि हम कहीं और शिफ्ट करते अपनी कैपिटल को। आज की डेट में ये हमारी नेसेसिटी बन चुकी है कि हमें अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी ही पड़ेगी, और कुछ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये इतनी बड़ी समस्या ईरान के अंदर आई कैसे? कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए, अगर हम डिपेंड करें, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट थी ईरान के ऊपर, इन्होंने स्टडी किया वाटर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के। तो इन्होंने इसमें बताया कि जो ईरान का फ्रेश वाटर कंजप्शन है वो 80 to 90% जो है वो उनका होता है एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब एग्रीकल्चर जो है वो बहुत पानी का इस्तेमाल करता है ईरान के अंदर, लगभग 80 to 90% पूरे देश का पानी आप समझ जाओ कि एग्रीकल्चर में ही इस्तेमाल हो रहा है। और यही कहीं ना कहीं इनका जो ये एग्रीकल्चर, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, वो इस पूरे समस्या की जड़ है। असल में ईरान के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें ये बहुत सारे वाटर यील्डिंग जो क्रॉप्स होते हैं, हाई वाटर इंटेंसिटी क्रॉप्स जो होते हैं, उसको ये लोग उगाते हैं। जैसे पिस्टैचियो है, पिस्टैचियो एक बहुत हाई यील्डिंग, मतलब खूब पानी चाहिए उसको, तो पिस्टैचियो खूब उगाते हैं ईरान में, खूब एक्सपोर्ट करते हैं पिस्टैचियो। पोटैटो की खूब एक्सपोर्ट करते हैं ईरान में, मतलब ईरान में पोटैटो उगाते हैं और खूब उसको एक्सपोर्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि ईरान के आलू जो हैं बहुत बड़े बड़े आलू होते हैं, लंबे लंबे आलू होते हैं। एक बार कोई मतलब संसद में इसका एग्जाम्पल भी दे रहा था कि हम 2-2 फीट के आलू उगा देंगे, इस तरीके की बातें जो है। तो ईरान में आलू उगाया जाता है और आलू को भी खूब सारा पानी चाहिए होता है। फिर कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, ईरान में खूब कॉटन उगाने की कोशिश, और फिर वहाँ कॉटन में भी खूब ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिकेड से ऐसा ही चला आ रहा है, यही उगाते चले आ रहे हैं और बार बार यही उगाते चले आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पानी का तो इस्तेमाल होगा ही, और पानी जो है वो खींचते चला जाता है। तो उसके बाद दूसरी समस्या इनकी ये है कि इतना इनएफिशिएंट इनका इरिगेशन सिस्टम है कि ये समस्या और ज़्यादा बड़ी हो गई, और इन्होंने कभी एक हाई एफिशिएंसी सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया। इरिगेशन सिस्टम बहुत ही बकवास, बहुत ही ख़राब इरिगेशन सिस्टम है इनका, जिसकी वजह से इन लोगों ने इतने वेल्स खोदे हैं ना कि इनकी वजह से और सिस्टम ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से ये सिचुएशन इनको झेलनी पड़ रही है। अब ये मिसमैनेजमेंट, दूसरा अगर आप देखोगे इस मिसमैनेजमेंट का कारण क्या है, कई सारी रिपोर्ट्स इस पे। एक रिपोर्ट ये है, एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि ईरान हर साल जो है लगभग 1 फुट धंसता चला जा रहा है, और ईरान के जो एक्विफर्स हैं वो सूख पड़े हैं, ईरान के जो लेक्स हैं वो सब कुछ, वो लेक वेक सब कुछ सूख गई हैं। इस रिपोर्ट ने ये कहा कि इतना इन्होंने अपने एक्विफर से पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि यहाँ पर रूबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एक्विफर्स के अंदर, और एक्विफर्स जो हैं वो सूख गए हैं, वो रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ईरान का वो कभी भी एकदम भस सकता है। लगभग 6.5 लाख 7 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। और एक तो लोकेशन भी आपकी ऐसी है कि आप ऐसी जगह पर मौजूद हो कि अगर आप सारे एक्विफर्स को इतनी तेज़ी से यूज़ करते जाओगे तो जाहिर सी बात है आप भस जाओगे, कटान होगी वहाँ पे और आप भस जाओगे। इसमें ईरान ने क्या किया कि इन्होंने वक्त के साथ में इतने सारे वेल्स इन्होंने डिग किए, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेल्स इन्होंने डिग किया, और जिससे इन्होंने अपना पूरा जो सिस्टम था उसको ख़राब कर दिया। एक्विफर्स को इतना जल्दी ये लोग माइन करते हैं कि वो फिर उसको रिचार्ज हो नहीं पाता है, और फिर वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, वो फिर से कभी उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर पूरे सेडिमेंट्स बढ़ जाते हैं और वो पूरा सूख जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि ज़मीन भी जो है वो नीचे धंसते चली जाती है, और वही ईरान के अंदर इस टाइम पर हो रहा है। इसके अलावा जो है इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद, ये सब तो जो है नेचुरल प्रॉब्लम्स होती चली गई डिकेड्स में, चलो समझ में आता है। अब इसको सही करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो सही करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको और ख़राब करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है ईरान के अंदर। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान में इतने सारे प्लान्स इन्होंने 20वीं सेंचुरी के बाद बनाए, जिसमें इन्होंने डैम्स बिल्ड करने की बात करी, टनल्स बिल्ड करने की बात करी, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए टनल्स बिल्ड करने की बात करी, क्योंकि जिन एरियाज़ में खूब कॉटन क्रॉपिंग होती है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई जो सेंट्रल एशिया में भी पानी की बड़ी समस्या, क्योंकि कॉटन फार्मिंग जो है उज़्बेकिस्तान में खूब है, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वाटर डाइवर्ट कर लेते, सारा पानी जो है 2 रिवर्स हैं वहाँ पर, सिर डारिया और
सिरडारिया रिवर और पामडारिया रिवर, उन दोनों के पानी को खूब इस्तेमाल करते जाते हैं ये लोग, तो वाटर को डाइवर्ट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके वजह से क्या है कि वहाँ पर लेक्स जो हैं वो सूखती चली जा रही हैं। तो यही समस्या समझ लीजिए ईरान के अंदर भी है। इतना डाइवर्ट कर लिया पानी को इन्होंने, इतने डैम्स बना दिए हैं कि अब वो समस्या क्या है कि पानी का इक्विटेबल फ्लो नहीं है, और इसकी वजह से ईरान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझनी पड़ रही है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर रिपोर्ट्स ने भी बताया कि इन्होंने जो डैम के प्रोजेक्ट से, जो टनल्स के प्रोजेक्ट से, बिना बेसिन की पढ़ाई किए, बिना इन्वायरमेंटल रिव्यू किए इनको कई बार अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कई सारी जो लेक्स थी, जो नेचुरल लेक्स थी जिनमें पानी जा रहा था, वो लेक्स सूखती चली गई, वेटलैंड्स इनके सूखते चले गए और ड्राउट जैसी सिचुएशन आ गई। तो एक बहुत फेमस लेक है लेक उर्मिया सिस्टम, वो भी वहाँ पर सूख गई, जिसकी वजह से आसपास का जो क्रॉप्स था, जो उसी के दम पर टिकता था, वो भी ख़त्म हो गया और वहाँ के लोगों को खूब परेशानी इसके लिए झेलनी पड़ी। उसके बाद रिवर बेड्स ड्राई हो गए, लेक श्रिंक हो गई, और इसकी वजह से क्या होता है कि धंसते चला जा रहा है ईरान नीचे बार बार में, और पानी की ज़बरदस्त समस्या जो है वो ईरान के अंदर आपको देखने को मिल रही है। इसी सारी चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि मसूद पेशकियान एक पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, वो इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि कितनी डायर प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि हम पर्शियन गल्फ के शोर पर बैठे हुए हैं और हमारे पास पानी का डायरेक्ट एक्सेस है। अगर हम चाहें तो इसको हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बजाय इसको अपनी मुसीबत बना ली है। और आज हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, अगर हमने अपने इरिगेशन सिस्टम को नहीं सुधारा, हमने अपने वाटर यूसेज को नहीं सुधारा, हमने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को नहीं सुधारा, तो आने वाले वक्त में ये समस्या इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि हो सकता है ईरान जो है मैप से ही गायब हो जाए। तो इसलिए अब ईरान को ये बात समझनी पड़ेगी। अब मसूद पेशकियान ने ये बात अयतुल्ला अली खोमेनी को भी समझाने की कोशिश करी है कि भाई बात मान ले, अभी भी कैपिटल को शिफ्ट कर दे तो ईरान जिंदा बच जाएगा, अदरवाइज आने वाले 30-40 सालों में ईरान पूरी तरीके से मैप से ही वाइप आउट हो जाएगा, अगर यही समस्या और यही तुम लोग का तरीका रहा तो। इसीलिए देखिए, गद्दी पर एक बहुत ही समझदार व्यक्ति का बैठना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ों को समझता हो, जो तुरंत एक्शन लेता हो, उसका बैठना बहुत ज़रूरी। मसूद पेशकियान उनमें से एक है, वो समझ रहे हैं ईरान की समस्या को और वही वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।